लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है। ये जो जमात इकट्ठी हुए हैं ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। कर्नाटका में मोहब्बत की दुकान लगी थी और मोहब्बत की उस दुकान से मोहब्बत का सामान खरीदने के लिए देश की 26 पार्टियों के नेता इकट्ठे हुए। सबने वहां पर कस्में खाई, वादे किए, भाजपा को हराने का वादा और संकल्प लिया। नफरत की बात कहते हुए नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही और दावा किया और संकल्प लिया और आखिरी दम तक एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लिया, मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस मोहब्बत की दुकान में विपक्ष ने अपनी एकता की बात कही और कहा कि एकता इसी तरह मजबूत रहेगी और आने वाले वक्त में एक नेता भी चुना जाएगा जिसकी कयादत में, जिसके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में एनडीए की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में विपक्ष की एकता पर वार किया गया और कहा गया कि इनको तो हम पत्ते की तरह हवा में उड़ा देंगे, हम बहुत मजबूत हैं। सवाल बहुत सारे हैं। दिलचस्प बात यह आई कि गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है। इंडिया रखा है गठबंधन ने अपना नाम और कहा कि आज इंडिया की बात होगी। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगी। ममता बनर्जी कह रही थी भाजपा हारेगी, भारत जीतेगा। इस तरह की बातें निकलकर सामने आई। अब यह मोहब्बत कितनी देर तक कायम रहेगी विपक्ष की, यह तो किसी को नहीं मालूम। कभी रूठना होगा, कभी मनाना होगा। क्या वाकई रूठने वालों को मनाया जाएगा? किसी ने कहा भी है कि मोहब्बत आजमानी है तो बस इतना ही काफी है, जरा सा रूठ कर देखो, मनाने कौन आता है। तो कौन कौन जाएगा किसी को मनाने, और जो रूठ चुके हैं उनको किस तरह से करीब लाने की कोशिश होगी। कई सवाल हैं, कई अहम बातें हैं। नेताओं की जुबान से क्या कुछ निकला यह भी आपको दिखाएंगे और आज एक गंभीर चर्चा करेंगे। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है। ये जो जमात इकट्ठी हुए हैं ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। तो आज की ये बैठक बहुत अहम रही विपक्ष की और इसमें बहुत सी बातें निकलकर सामने आई। पहले तो गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, एनडीए के खिलाफ। और दूसरी बात, इसमें एक बड़ा जो सवाल आ रहा था कि इनका नेता कौन होगा और किस तरह से चुनेंगे, किसके नेतृत्व में चलेंगे, तो इस पर भी फैसले हुए। विपक्ष की बैठक में जो कुछ हुआ था, 26 पार्टियों के नेता मौजूद थे। बैठक में विपक्षी दलों ने गठबंधन का नाम बदल दिया और अब विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होगा। गठबंधन को लीड कौन करेगा, यह बड़ा सवाल है। इसको लेकर एक कमेटी बनेगी, समन्वय के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी 11 सदस्यों की, और एक कार्यालय भी जल्द बनाया जाएगा। और मुंबई में विपक्ष की अगली बैठक होगी। इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी। इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी और मुंबई में एक नेता चुनने पर विचार होगा और चुन लिया जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा। अब जब विपक्ष की यह बैठक खत्म हुई तो फिर नेताओं की तरफ से बहुत सी बातें निकलकर सामने आई। विपक्षी गठबंधन का नाम बदलने पर फैसला हो चुका है। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया, वो आपको मालूम है। अब साथ में कौन कौन और आगे साथ निभाएगा, इसको जोड़ने की कोशिश होगी। बहुत सारी बातें कही गई।
विपक्षी एकता में बल कितना है सवाल यह है, नेता कौन होगा सवाल यह है। तो इस दौरान बीजेपी पर बरसते हुए, एनडीए पर बरसते हुए, इस एकता के दम को भरते हुए विपक्ष के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप उनके बयान सुनिए। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. So I thank you very much them, because I'm the host state, and it is a great achievement for us that all 26 parties together, they solved many problems of the country. This is second. And third is 11-member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again. हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ, पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे थे इंडिया को लेकर, एनडीए को लेकर, लोकसभा के चुनाव को लेकर, 2024 को लेकर, मोहब्बत और नफरत को लेकर, वो भी सुनिए। हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है, और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस।
मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। तो विपक्ष की तरफ से यह कहा गया कि यह लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया के खिलाफ है। क्या भाजपा इंडिया को हराएगी? क्या भाजपा इंडिया के खिलाफ लड़ेगी? वो अपने गुट का नाम इंडिया रखा है तो उस हिसाब से कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने किस तरह से विपक्षी एकता पर निशाना साधा, ये बात भी सुनिए। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है, तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है, तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। अब देखिए, ये जो जमात इकट्ठी हुई है ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है, तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है, तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। आज दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक हरियाणा के लिहाज से भी अहम थी। हरियाणा की जेजेपी पार्टी को भी इसमें बुलाया गया और हरियाणा में जो राजनीति होती है कि क्या बीजेपी जेजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे, क्या इस तरह के सवालों पर अब विराम लग जाएगा और क्या यह साबित हो चुका है, साफ हो चुका है कि अब दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुष्यंत चौटाला और दोनों नेता एक दूसरे को अभिवादन करते नजर आए और साथ में
एक और पार्टी इनेलो की तरफ से भी, जो बार बार कहा जाता था कि विपक्षी एकता की मजबूती है, ओपी चौटाला ये कहते थे कि मैं विपक्ष को इकट्ठा करूंगा और सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। ये भी एक सवाल है। अब सवाल आज के, और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के सवाल कि क्या विपक्षी एकता एनडीए पर भारी पड़ेगी? क्या विपक्ष के खिलाफ एनडीए की 38 पार्टियों की बैठक मजबूती है या कमजोरी? विपक्ष के खिलाफ एनडीए की 38 पार्टियों की बैठक, क्या विपक्ष का इंडिया सत्ता पक्ष के एनडीए पर भारी पड़ेगा जो इनके गुटों के नाम है? क्या मतभेदों के साथ विपक्षी एकता लोकसभा चुनाव तक कायम रहेगी? बड़ा सवाल है, क्योंकि मतभेद भी अलग अलग राज्यों में दो पार्टियों के बीच। क्या बिना किसी एक मजबूत चेहरे के विपक्षी नेता एकजुट रह पाएंगे, रहेंगे? यह भी एक सवाल है। और सवाल यह भी है कि क्या हरियाणा में गठबंधन टूटने की खबरों पर विराम लग जाएगा? क्या बीजेपी जेजेपी जब साथ में चुनाव लड़ेंगे तो एक बार फिर से सरकार बना सकते हैं, इनकी सरकार बनेगी? सवाल बहुत सारे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इनेलो से अर्जुन सुडेल जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जेजेपी से भाग सिंह दमदमा जी जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी से सुखवीर तंवर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, शुरुआत पहली आपके साथ। सवाल आपने सुना विपक्ष के नेताओं को, ये लड़ाई बीजेपी बनाम इंडिया है, ये लड़ाई नफरत बनाम मोहब्बत है। क्या भाजपा इंडिया को हराएगी? ममता बनर्जी को आपने सुना। क्या भारत इंडिया को क्या भाजपा भारत को हरा पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस अलायंस को, जो आज दोपहर तक यूपीए कहलाता था, अपना नाम क्यों बदलना पड़ा, ये सोचने की बात है। कभी भी कोई व्यक्ति, संस्था अपना नाम साधारणतया तब तक नहीं बदलती जब तक उसके सामने कोई मुसीबत ना हो, कोई संकट ना हो, उसे अपने नाम से डरना लगने लगे, लोग उसको खराब दृष्टि से देखने ना लगे, उसको ये ना लगने लगे कि इस नाम से काम नहीं चल रहा, इसलिए इससे बेहतर नाम रखते हैं। तो इस गठबंधन ने, मैं इसको राजनीतिक ठगबंधन कहता हूं, इस राजनीतिक ठगबंधन ने अपना नाम बदला है, जो इसकी अंदरूनी आंतरिक घबराहट और कमजोरी का परिचायक है। दूसरा, इन्होंने नाम रखा इंडिया। मेरा यह मानना है कि कोई गीदड़, कोई लोमड़ी या कोई अन्य जानवर अपना नाम जंगल में रुतबा कायम करने के लिए बब्बर शेर रख ले, शेर रख ले, टाइगर रख ले, तो उससे उसका रूप बदल जाता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही यूपीए है, वही ठगबंधन है, वही दल हैं, वही नीतियां हैं, वही भारत विरोधी इनके कार्यक्रम हैं। तो ये इंडिया नाम रख लेने से भारत समर्थक, भारतवादी और राष्ट्रवादी नहीं हो जाते। मुझे इसमें शेक्सपियर का वो एक उपन्यास में उन्होंने कहा है कि नाम में क्या रखा है। हाँ, वही नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन द नेम। आप गुलाब को गुलाब के बजाय राम सिंह कहने लग जाओ तो उसमें अगर खुशबू है तो खुशबू आएगी, और सड़ा हुआ है उसमें बदबू है तो बदबू आएगी। मेरा ये कहना है, ये गठबंधन नकारात्मक सोचने वाले रुदाली ब्रिगेड का सड़ान भरा गठबंधन है। ये किसी भी नाम से जनता के बीच में आएगा, जनता नाक मुंह सिकोड़ेगी, जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। एक बात और जोड़ना चाहता हूं, आप मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। आपने कहा, आपने नहीं कहा, आपके मित्रों ने कहा, राहुल गांधी ने कहा या ममता ने कहा इंडिया को हराएगी क्या भाजपा? सर, एक मिनट जरा, वीरेंद्र चौहान जी, रुकिए। मेरे मित्र तो आप भी हैं। हाँ, मैंने मना मेरे मित्र तो पीएम मोदी। अब आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि आपने कहा? सुन, तो मैंने कहा, आपने नहीं कहा, आपके मित्र ने कहा, और मैं भी आपका मित्र हूं, मैंने इनकार नहीं किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, खनिक मुस्कुरा लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं लड़ाई मोदी बनाम इंडिया है, भाजपा बनाम इंडिया है। हमारा कहना है कि ये लड़ाई पहले भी भारत बनाम इंडिया थी, ये लड़ाई आगे भी भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीयता के प्रतीक, भारतीय जीवन मूल्य, भारत के साधारण लोग, उनके बीच में, और अंग्रेजियत, गुलामी, दास मानसिकता, विदेशी जीवन मूल्यों, विदेश से आए हुए नेतृत्व, उनके बीच में है। मेरी बात मुझे कंक्लूड करने दीजिए। एक वाक्य मैं ये कह रहा हूं, ये लड़ाई भारत, भारतीयता, भारतीय जीवन मूल्य, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और इनकी खिलाफत करने वाले, नकारात्मक सोचने वाले पाकिस्तान और चीन में और अमेरिका में जाकर भारत को बदनाम करने वाले
राहुल और उनकी पार्टी और उनके दुमछल्लों के बीच में है। चलिए ठीक है, भारत जीतेगा, तय मानिए भारत जीतेगा, होगी, इंडिया हारेगा, आप ये कह रहे हैं होगी। और ये जो INDI है, इसमें डी को मैं डेकॉइट्स कहूंगा, पॉलिटिकल डेकॉइट्स। ठीक है सर, और केवल ढींगरा जी, ठीक है सर, केवल ढींगरा जी सारी बातें सुनिए, मैं सवाल सिर्फ इतना करूंगा। महाठगबंधन कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा भ्रष्टाचारियों की जमात है, नाम चाहे कितना बदल लो फर्क कोई पड़ने वाला नहीं, नकारात्मक लोग हैं सारे जो इकट्ठा हुए हैं, और चाहे किसी भी नाम से जनता के बीच चले जाइए जनता नकार देगी। नासिर जी, नाम बदलने की बात है ही नहीं, इशू नाम बदलने का नहीं है। इशू ये है कि जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने यहां पे बैठकर कभी गीदड़, लोमड़ी, टाइगर, सड़ांध इस शब्दों का प्रयोग किया, आप समझते हैं कितना ज्यादा मतलब माइंड जो है वो खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि आप देखिए भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभों पे सीधा कुठाराघात किया इस सरकार ने। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता पे, सामाजिक न्याय और संघवाद को सबको कमजोर करने के लिए सरकार ने 9 साल काम किया। इसके लिए आप ये देखिए किस तरह से एनडीए जो था, एनडीए नहीं था, मोदी सरकार थी, जो मोदी सरकार ने ये सारे काम किए, उसमें कोई अदर दल नहीं थे। अदर दल को नकारने के लिए सारा काम किया जा रहा था। जो छोटे दल थे उनको ये समझते थे कि उनके पैर की जूती है, इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था और उनको फेंक फेंक के उठा के बाहर किया जा रहा था। अपनी मर्जी से कभी उनको अपने साथ मिलाकर, कभी उनका दुरकार करके, कभी उनको निकाला जा रहा था। ये 9 साल के अंदर हुआ। और जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरीके से हाल किया देश का, वो आप सब जानते हैं। महंगाई आज कहां पहुंची है? 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का पहुंचा, पेट्रोल 50 रुपए का 100 रुपए का पहुंचा। जिन्होंने अच्छे दिन लाने थे, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालने थे, उनके साथ क्या किया? और दूसरी बात आए, किसान, कर्मचारी, बिजनेसमैन, उनके साथ क्या किया? उनके साथ कुठाराघात किया। वहां यह कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो उनके साथ क्या बना? इन्होंने कहा था जो हम बिजनेसमैन है उनको सहायता देंगे, उनको जीएसटी के अंदर इस तरह से उलझाया कि आज जो है 15%, 18%, 28%, 40% और 70% और 150% इतने टैक्स लगा दिए। और दूसरी बात, 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मोदी जी ने जो लिया 9 साल के अंदर, उस पैसे का क्या किया? वो भ्रष्टाचार की कहां भेंट चढ़ा या वो किस खाते में गया, कहां गया, अभी तक नहीं पता चला। आज जो जनता है वो इस सरकार से 9 साल में क्या जनता अपना पाएगी? ढींगरा जी, लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने इनको पूरा टाइम दिया, मैं बिल्कुल नोट कर रहा हूं, बराबर इंसाफ करूंगा टाइम के मामले में, चाहे पार्टियां करें ना करें। कंक्लूड कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो इन्होंने हालात खराब किए 9 साल के अंदर पूरे देश के, उसकी जनता अब जवाब मांगने लगी। तब इनको छोटे छोटे दल याद आए जिनका एक लोकसभा की सीट भी नहीं है, और उन लोगों को प्रलोभन देने के लिए सभी लोगों को एक कीड़ा दल इकट्ठा करने का सिस्टम बना रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हम ढींगरा जी, अपने आप को, मैं दोबारा आऊंगा सर, एक एक प्रतिक्रिया सारे अपने मेहमानों की, अपने आप को इंडिया से बड़ा दिखा सके। इंडिया हमारा जो नाम है, सुखबीर तंवर जी, बड़ा इंडिया दिखे, ऐसा काम कर रहे हैं। सुखबीर तंवर जी, आम आदमी पार्टी भी पहुंची है, सबसे ज्यादा पेचीदगी इसी को लेकर थी कि आम आदमी पार्टी का रुख क्या होगा, अगली बैठक में जाएंगे नहीं जाएंगे। आखिरकार कांग्रेस का अध्यादेश को लेकर समर्थन मिला और आपने अपना फैसला सुना दिया है कि हम वहां पर रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि इस लड़ाई में साथ हैं। ये साथ वाकई में मजबूती के साथ अंजाम तक पहुंचेगा? क्या खड़ा रहेगा ये साथ विपक्षी दलों का लोकसभा चुनाव तक, या उससे पहले जो कहा जा रहा है कि यार नेता नहीं है तो कौन किसके नेतृत्व में आगे चलेगा? दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है।
हम परवाने हैं मौत समा के, मरने का किसको खौफ, यहाँ तलवार तुझे दुखना होगा, गर्दन ने बगावत कर लिए। आज हालात ये हो गए, भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का चाल चरित्र चेहरा इस 9 वर्ष में रहा है और जिस प्रकार से कलम और कैमरे पे प्रतिबंध है, और 20 साल से जो अभी बात चल रही थी, जो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, 20 साल में इस राजनीति में बहुत परिवर्तन आए हैं। और एनडीए की बड़ी बात कर रहे थे, एनडीए ने छोड़ा कहें, कितने दल इनके थे, आज इनकी मजबूरी रही है जो इनको एनडीए की बैठक 9 साल में बुलानी पड़ी है। इससे बुरी स्थिति इनकी नहीं हो सकती। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से जुमलेबाजी की सरकार ये विगत के 9 वर्षों में रही है, क्या किया, क्या वायदा था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को पूरा करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, और जो ये काले कानून लाए कृषि के 3, इनमें जिस तरह से इन्होंने वायदा किया था जब आंदोलन खत्म हुआ कि एमएसपी पे कानून बनाएंगे, कहाँ है कानून, और क्या कहा था 2 करोड़ रोजगार, 2 लाख भी नहीं दिए। और अग्निवीर का जो विषय हम देखें, जहां 70-80 हजार रोजगार प्रति वर्ष किसान मजदूर के बच्चे को मिलता था, इन्होंने 10-12 हजार रुपये समेट दिया। निश्चित तौर पे सारे ये विषय हैं, इनका जवाब लिया जाएगा। और नोटबंदी विफल, इसके अलावा कोरोना में जिस प्रकार से श्रमिक शक्ति को 200, 400, 1000, 1400 किलोमीटर से पैदल चलना पड़ा, हर बात को याद दिलाया जाएगा। निश्चित तौर पे ये विफल रहे। ठीक, मैं आता हूं आपके पास, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन भाग सिंह दमदमा जी, छोटे छोटे दलों को बुलाया गया है, केवल ढींगरा जी कह रहे थे, आप तो कम से कम चलिए सरकार में शामिल है, आपको बुलाया गया तो हरियाणा के लिहाज से भी इसको बहुत अहम माना जा रहा है, लेकिन जिनके एक विधायक भी नहीं, जिनके एक लोकसभा सांसद भी नहीं है, उनको भी बुलाया गया है। तो विपक्ष का यह कहना है कि बीजेपी की बुरी स्थिति है कि इतने दिन बाद एनडीए की बैठक बुलानी पड़ी है। 38 साथियों को साथ में रखना कोई मजबूती नहीं, कमजोरी है। नासिर भाई, जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूं कि एनडीए का पार्ट, चाहे हम कब से हैं, चाहे पूर्व में हमारी पार्टी अलग रही हो, जननायक जनता पार्टी 2018 में गठन हुआ था, लेकिन एनडीए का घटक बहुत देर से चलते आ रहे थे। आज जो यूपीए थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जब वो अपना नाम बदलने पे उतारू हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि जो हमने नाम रखा था वहां पे कुछ नहीं हो रहा। और बात सही कही कि नाम में क्या रखा है, नाम कुछ भी रख लें, चोला कुछ भी पहन लें, अंदर जो है वो वैसा ही रहेगा। उनकी सोच वैसी रहेगी देश विरोधी, उनकी सोच के ऊपर ना नाम बदलने से पहरा लग सकता है और नाम बदलने से ना उनकी सोच सही हो सकती है। यदि सोच सही होती तो लगातार 10 सालों से वो सत्ता से बाहर बैठे। ढींगरा जी ने अभी एक बात कही कि जिनकी एक सीट नहीं, मैं हरियाणा के विषय में कहूंगा कि ढींगरा साहब, सीट तो आपकी भी हरियाणा में एक नहीं है लोकसभा की, लेकिन ये लोकतंत्र है, इसके अंदर हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और जब अब समय आएगा, हमेशा मतदान ही एक मापदंड तय करते हैं कि हर किसी की किस प्रकार की परफॉर्मेंस है, किस प्रकार का कार्य किया है, वो टाइम आने वाला है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से आज ये यूपीए और एनडीए था, जिस प्रकार से हमेशा चलता आ रहा था, उनकी बैठकें चलती आ रही थी, आज नाम देने का काम किया कि इस प्यार में लोग आज भी भारत देश से और भारत देश की संस्कृति से, भारत के जो संस्कार हैं उनसे प्यार करते हैं पूरे देश के लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, देश की सोच को बढ़ा रहा है, जो दल जो दुनिया के अंदर देश को एक अलग मुकाम तो भाग सिंह जी, तो ये तय हो चुका है कि आप बीजेपी के साथ हर रिश्ता निभाएंगे, हर रिश्ता निभाएंगे, चुनाव में साथ जाएंगे, ये क्लियर हो चुका है, तय हो चुका है आज की इस मीटिंग में शामिल होने से ही। नासिर भाई जब आज की मीटिंग में शामिल हुए, पहले तो कई लोगों की जो बात आती थी उनके ऊपर विराम लग गया। हम पहले दिन से कहते थे कि ये तय करने का अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी को, और उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे, और जो केंद्रीय नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रदेश के प्रधानमंत्री, और माननीय अमित शाह जी, ये एक इस प्रकार का केंद्रीय नेतृत्व है जो इस बारे में फैसला लेगा। और जो प्रदेश में लोग कहते थे वो उनकी अपनी निजी राय थी, जिसको आज उसके
ऊपर मोहर लग चुकी है कि दोनों पार्टियां, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के हमारा शीर्ष नेतृत्व जो चाहता है उसकी बैठक में बैठे हैं। आगे भी जिस प्रकार के फैसले होंगे वो सारे फैसले मिलकर लिए जाएंगे। मैं अंत में 10 सेकंड में बात कंप्लीट करूंगा। मेरे साथी आम आदमी पार्टी के बड़े जोर शोर से शायरी के अंदर आए थे इस प्रकार से कि जैसे कोई मुशायरा कर रहे हो। यहाँ जो आदमी अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाता है कि मैं कभी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, जब दिल्ली में अलायंस टूटा था, आज हमेशा ऐसे तो आपने भी कसम खाई थी ना चुनाव से पहले। जो सर पर जेजेपी ने भी तो कसम खाई थी कि भाजपा को यमुना पार भेजेंगे। कौन सी कसम कुछ भी होता है? कौन सी कसम? नासिर भाई कसम बताइए। भाजपा को यमुना पार भेजेंगे। नासिर भाई बोली गई बात है, कसम नहीं। कसम नासिर भाई अगर आप ही इस पे करोगे, एक बोली गई बात और एक कसम खाने में कितना अंतर होता है? नासिर भाई मैं आपके सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं आपके चैनल पर नहीं बैठूंगा, एक मैं कहता हूं नासिर भाई मैं दोबारा चैनल पर नहीं आता। तो इन दोनों में बड़ा फर्क है। जब बच्चों की कसम खा ली जाती है तो वो बात एकदम इस प्रकार की हो जाती है कि अब इस चीज के ऊपर हम उस व्यक्ति पे किस प्रकार से विश्वास करने जो अपने बच्चों की कसम खाकर चला हो। राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, दोनों आमने सामने थे। ये बात नहीं आम आदमी पार्टी चुनाव के अंदर है। मैं आज भी कहता हूं कि मैंडेट जिस पार्टी, मैं आता हूं एक बार अर्जुन सुडेल जी। ठीक है भाग सिंह जी, अरे मैंने देख लिया आपकी, सुन लिया आपकी। अर्जुन सुडेल जी, इनेलो का क्या रहा इस मीटिंग में? इनेलो का सुना भी था कि शायद ये सुनने में आया कि आपको भी बुलाया गया है मीटिंग में, अब नहीं बुलाया गया तो ये क्लियर हो जाए। और ओपी चौटाला साहब भी बार बार इस बात को कह रहे थे कि विपक्षी एकता की जिम्मे जरूरत है और मैं खुद जगह जगह घूमूंगा, एकजुट करूंगा नेताओं को। और भाजपा के नेता, जेजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि चाहे कितना ही एकजुट हो जाए विपक्ष, लेकिन जनता नकार देगी क्योंकि जनता ने सब कुछ देख लिया है। देखिए नासिर जी, अगर इस थर्ड फ्रंट की बात जो चल रही है, जो एकता की बात चल रही है, इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करने के काम किया। वो आज से नहीं है, काफी समय से ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर पर्चा चुनवाना है तो ये एकता लानी पड़ेगी। और ये जो शुरुआत ही मैं कहूँ ये आइडिया ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का था। आपने देखा होगा फतेहाबाद की रैली में अनेकों नेताओं को स्टेज पर बुला करके तब सारे देश ने देखा था कि वहां से इसकी शुरुआत करने का काम अभय सिंह चौटाला जी ने किया था। और दूसरी बात, नाम पर बहुत जोर दिया जा रहा है। दोनों प्रवक्ता, चाहे वो जेजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, कि नाम में क्या रखा है, नाम बदल लिया। नाम बदलने ना बदलने से कुछ नहीं होता। सिर्फ मैं आपको बताऊं कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दल को, जो गृह मंत्री जी हरियाणा की रैली में आकर ये कहते थे कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो नकारा है इस देश के लिए, उन्होंने ये हरियाणा की धरती से बोला था। और आज वो छोटी छोटी पार्टियां, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक सांसद भी नहीं है, उनको भी साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तो आज वो क्षेत्रीय पार्टियों को मैं बधाई दूंगा, वो जिनके पीछे पीछे पैर पकड़ रहे हैं। और दूसरी बात, मैं अभी सुन रहा था कि मोदी जी की जो आप बाइट सुना रहे थे, घोटालों पर बहुत जोर दिया जा रहा था। मोदी जी जब बोल रहे थे कि इतने इतने करोड़ के घोटाले कर दिए, ये घोटाले कर दिए, वो घोटाले कर दिए। और जो घोटाले करने वाले लोग हैं वो उनकी पार्टी में निरंतर शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जो दो दिन पहले मोदी जी जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने इतने करोड़ के बहुत लंबी लिस्ट एनसीपी की है, उनके नेताओं को शामिल करके साथ के साथ ही वो उनको दूध का दूल्हा बना रहे हैं। तो इस तरह से वो एक की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला जी ने की थी। और ये एक आने वाले समय में बहुत बड़ी बात भी होगी। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं कि हमें किसी के भी साथ हाथ मिलाने से कोई गुरेज नहीं है। तो इस तरह की बातें करके मैं आपको बताऊं और बहुत सारी बातें। चलिए मैं आता हूं दोबारा सर, सुडेल जी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। चौहान साहब, केवल ढींगरा जी को सुना और शायद आपने नोट भी किया होगा केवल ढींगरा जी को और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तंवर जी को। एक बात ये भी आ रही है, ये कहा जा रहा है कि 38 पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश ये बीजेपी की परेशानी बढ़ा रही है और इसलिए इतने दिन बाद एनडीए की मीटिंग हुई है। लग रहा है कि अब आने वाला वक्त ठीक नहीं है बीजेपी के लिए। इस तरह के आरोप और इस तरह की बातें कही जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को अब लोग कबूल नहीं करेंगे। देखिए, हमारे विरोधी तो जब हम 2014 में सत्ता में आए तब भी कह रहे थे कि हम कहीं नहीं हैं। जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी दोबारा जनादेश लेने गए, इन्होंने तमाम तरह की गाली गलौज, घटिया बातें, टुच्चे किस्म की शब्दावली का प्रयोग करते हुए तमाम तरह का दुष्प्रचार हमारे बारे में किया था।
उसके बाद देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर सरकार बनाने में समर्थ बनाया। एनडीए के जो अलाइज थे, अगर उनके बिना भी हम चाहते तो सरकार बना सकते थे, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं। हमने सब अपने घटक दलों का निरंतर आदर किया। कोई अपने स्वार्थों के कारण छोड़कर चला गया तो अलग बात, वरना हमने अपना हृदय बड़ा रखा, सबको साथ रखा। और अब जब चुनाव आ रहा है तो नए सिरे से सब इकट्ठे होकर के एक साथ 2019 ये दिल बड़ा करने की बात है। आप कह रहे दिल बड़ा किया है, या फिर जो विपक्ष कह रहा है कि ये दिल में डर की बात है? आप समझ ही नहीं रहे। मैं तो साफ कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर हमारा दिल छोटा होता या हम में कोई घबराहट होती तो बात दूसरी होती। यहां तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें 19 में 14 से ज्यादा और अपने दम पर सरकार बनाने का सामर्थ्य दिया था देश के लोगों ने। उसके बावजूद हमने हमेशा अपना दिल बड़ा रखा, अपने साथियों को अपने साथ रखा। और अब क्योंकि चुनाव आ रहा है तो हम नए सिरे से इकट्ठे बैठकर अपने कुनबे को संभाल भी रहे हैं और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे खिलाफ ढींगड़ा जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को भी बुला लिया जिनकी एक भी सीट नहीं है। ढींगड़ा जी से अगर आप इनकी लिस्ट मांग लोगे ना कि इनके पटना में, इनके बेंगलोर में जो दल आए हैं उनमें सब सीटों वाले हैं क्या? ऐसे लोग हैं इनके कुनबे में 0 सीटों वाले हमसे ज्यादा मिलेंगे, और इनके कुनबे में कुल मिलाकर इतनी सीटें नहीं हैं जितनी हमारे किसी पार्टनर की हो सकती हैं। कांग्रेस की हालत जरा उस पर विचार कीजिए। नरेंद्र मोदी जी आज भी 300 से अधिक सीटों के साथ अकेले भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। कांग्रेस जो किसी जमाने में इस देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, सबसे पुरानी पार्टी भी है, उस पार्टी की हालत आज नासिर भाई ये हो गई है कि उसे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अलायंस के मित्रों को तुष्ट करने के लिए, अलायंस के मित्रों को शांत रखने के लिए, उनको साथ बनाए रखने के लिए ये कहना पड़ रहा है कि हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है, हमें प्रधानमंत्री पद का कोई लालच नहीं है, हमें नेतृत्व करने की कोई लालसा नहीं है। इन्होंने एक सेकंड देखिए, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं ये अलायंस अपने आप में डरे हुए राजनीतिक डकैतों का अलायंस है, जिन्हें अपने खिलाफ होती हुई भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाइयों ने एकजुट किया है। ये इनएफिशिएंट, नेगेटिवली ओरिएंटेड डेकोइट्स की इनकॉर्पोरेशन है। ये इंडिया की अच्छा, चौहान साहब, जो अभी एक सवाल तंवर जी उठा रहे थे या सुडेल जी उठा रहे थे कि बीजेपी के साथ भी तो ऐसे लोग जुड़े हैं जिन पर भ्रष्टाचार के घोटालों के आरोप थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे साथ भी कोई जुड़ा है और उसके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला है, तय मानिए जांच होगी और जांच में सच्चाई सामने आएगी। हम किसी को बख्शते नहीं है। सुनिए नासिर भाई, ढींगरा जी एक बात को समझिए, लेकिन नहीं, आप मेरी बात पूरी होने नहीं दे रहे ना, सवाल पूछा और चल दिए, ऐसे नहीं। मैं ये कह रहा हूं हम किसी भ्रष्ट व्यक्ति का बचाव कभी कहीं किसी कीमत पर ना करते हैं, न करेंगे। ये जो जमाते रुदाली है, ये जो जमाते अफरा तफरी है, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जमाते भ्रष्टाचारी, जमाते नकारात्मक, जमाते डरे हुए, ये बहुत सारे नए शब्द ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है कुनबा, ये थोड़े दिन साथ चलेंगे। कारण है उसका, एक वाक्य कहने दीजिए जल्दी से सर, एक वाक्य में, केवल एक वाक्य में, एक वाक्य पैराग्राफ पढ़ देते हैं। ये भाई लोग जो 26, 27 या कितने चोर इकट्ठे हो गए, पॉलिटिकल चोर, ये पॉलिटिकल चोर अपना अली बाबा नहीं चुन पा रहे आज भी। इनका लट तो अली बाबा चुनने पे बजने वाला, देखते जाइए तमाशा होगा। केवल ढींगरा जी कौन नेता होगा, ये बड़ी बात, और न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही, डरे हुए लोगों की ये जमात है, ये भी कहा जा रहा है। बाकी कहने की जरूरत नहीं, बहुत सारी बातें आपने सुनी। नासिर जी, इन्होंने जो बातें कही वो मैं पहले फिर दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। गीदड़, लोमड़ी, टाइगर, सड़ांध, उसके बाद तुच्चे, डरे हुए, डकैत, रुदाली, पॉलिटिकल चोर, क्या कुछ तो बोल रहे हैं। जो हो वो कहूंगा, जो हो वो तो कहा जाएगा। यही सी डिबेट में ये कुछ कह रहे हैं, जो है सो कहा जाएगा। हूं मैं, एक मिनट, ये कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। एक उंगली अगर कोई करता है दूसरे की तरफ, तो 4 उंगलियां अपनी तरफ आ रही होती हैं। आप इस बात पे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात पे समझिए
इंडिपेंडेंट एजेंसीज का जो दुरुपयोग, खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, आपको सारे 9 साल में ये सारी चीज दिखी कि किस तरह से इंडिपेंडेंट एजेंसियां इस 9 साल के अंदर कार्य कर रही हैं देश के अंदर, और किस तरीके से पार्टियों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है और किस तरीके से मिलाया जा रहा है, किस तरह से एमएलए उठाए जा रहे हैं और कहां पे पहुंचाए जा रहे हैं और किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सारे देश ने देखा। अल्पसंख्यक के खिलाफ नफरत का माहौल किस तरह से 9 साल के अंदर पैदा किया गया, शैक्षणिक और आर्थिक रूप पर पिछड़ों और समुदायों को जिस तरह से इन्होंने जो हाल किया उनका, ये 9 साल में देश ने देखा है। इसी तरह से जितने हमारे देश के पीएसयूज हैं, जितने हमारे देश की संस्थान बनी हुई थी, किस तरह से इन्होंने बेचा है, ये सारे देश ने देखा है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से 12 करोड़ वोट 2019 में कांग्रेस को मिली थी और 2019 में 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिली थी और 32 करोड़ इंडिविजुअल दल को मिली थी। आपको ये मैं आंकड़ा इस करके दे रहा हूं कि आपको समझ आएगी। आज मोदी 50% डाउन हो चुका है, तो 22 करोड़ से 11 करोड़ वोट पे चला गया है और कांग्रेस 12 करोड़ वोट से बढ़ चुकी है आगे। ठीक है। और जो इंडिविजुअल 32 करोड़ दल है वो हमारे साथ है। तो आप उसका आंकलन लगा के देख लीजिए कि हम कहां पे खड़े हैं और ये कहां पे खड़े हैं। अगर ये 100 से ऊपर, 100 से नीचे गए, 50 से ऊपर पार नहीं कर पाएंगे 2024 में। ये तो आप विचित्र दावा कर रहे हैं केवल ढींगरा जी। इसलिए कर रहा हूँ जो मैंने आपको बात बताई, कहते थे ना, ये आकलन भी मैं अभी जो प्री पोल करते हैं ना, जो प्री पोल होता है और जो पोस्ट पोल होता है, मैं उसका प्री पोल आंकड़ा आपको दे रहा हूँ कि इनकी रुदाली इस बात पे है कि इनका जो है काम खत्म हो चुका है, इनका जाने का काम तैयार है। तभी 38 लोगों को मैं आ रहा हूं सर चौहान साहब, क्योंकि हम मेरी कोशिश है कि सबको बराबर मौका मिले। कंवर जी, जो लोग ये आरोप आप पर लगे कि जो कसम खाते थे बच्चों की कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, वो आज कांग्रेस के साथ हैं, डरे हुए लोग हैं, एक साथ हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आपकी पार्टी पर भी निशाना, कांग्रेस पर भी निशाना, सब पर निशाना। देखिए, ये हताशा का परिणाम है जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं। और वीरेंद्र जी तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये भाषा उचित नहीं है। इनको अपने आचरण और व्यवहार पे परिवर्तन लाना चाहिए। इसके अलावा मैं इनको याद दिलाऊं, ये उपदेश 2019 का जो चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट मिला था। अरे रुक जा भाई, अरविंद केजरीवाल को देना उपदेश, मुझे उपदेश मत देना, मुझे उपदेश की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को दे देना। अरे रुक जाओ ना, चलिए चलिए बात पूरी कीजिए आप। तो एक बार फिर बोल नहीं पाओगे। हाँ रुकिए, देखिए नासिर भाई, 2019 के चुनाव में 33% वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को और 67% वोट गए इनके मुखालफत में, लेकिन वो बट गए, इनकी सरकार बन गई। अब हालात ऐसे बन रहे हैं, वो 67% वोट इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए पेट में दर्द है। इसका यही जवाब है। इसके अलावा जो 3 प्रदेशों में इनके राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक, जिस प्रकार से पुलवामा पे उन्होंने बयान दिया, क्या जवाब है? क्यों नहीं बताता देश को सच्चाई? उसी को भ्रमित करके, सारे देश को भ्रमित करके जिस तरह से इन्होंने वोटों को लूटने का प्रयास किया। और अभी डकैती की बात कर रहे, डकैती को तो ये वो दे रहे जिस प्रकार से सारे बैंकों में डकैती डलवा दी और सारे के सारे सरकारी संरक्षण में देश को छोड़ के पैसा लूट के भागे। डकैती के मददगार कौन है? बात तो बड़ी बड़ी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता करते, अपनी तरफ भी देख लो कि आपने क्या किया है। अरे सारे सरकारी संस्थान आपने बेच दिए, जवाब देना पड़ेगा। और जो बेरोजगारों के क्या हालत है, थोड़ी बहुत शर्म कर लो। और महंगाई के क्या हाल है, थोड़ी बहुत शर्म करके बात करो। आलतू फालतू बोलने से कोई चीजें नहीं बदल जाएगी। निश्चित तौर पे 9 साल से ज्यादा की बेहूदगी और बेकायदगी का जवाब देना पड़ेगा। भाग सिंह दमदमा जी, महंगाई मुद्दा है, कांग्रेस के और विपक्ष के लोग मुद्दे उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चेहरे की बात नहीं करेंगे, नाम की बात नहीं करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, और फिर शर्म की बात कर दी उन्होंने। देखिए, शर्म की बात तो मैं नहीं समझता कि किस मुंह से आम आदमी पार्टी कर रही है। जो दिल्ली और जो पंजाब के अंदर जिस प्रकार का इन्होंने सरकार के अंदर जो शासन और प्रशासन लोगों को दिया है,
आज पंजाब के अंदर पूरी तरह से त्राही त्राही है हर चीज के अंदर। मुझे ये कांग्रेस पार्टी और मुझे आम आदमी पार्टी या अलाइड के दल हैं जितने भी, एक तरफ से एक अपनी स्टेट के अंदर एक विजन पेश करें, वो चाहे पेट्रोल डीजल के अंदर विजन हो, जो प्रदेश के अंदर आंकड़े में तय कर लिया जाए, राजस्थान के अंदर क्या रेट दिया जा रहा है, हेमंत सोरेन द्वारा क्या रेट दिया जा रहा है, अब कर्नाटका में क्या रेट दिया जा रहा है। इसके अलावा जिस प्रकार से अभी सूरजमुखी पर इन्होंने आंदोलन किया, जब पंजाब के अंदर ये क्या रेट दे रहे थे और हरियाणा सबसे अच्छा रेट देने के बावजूद भी यहाँ हो हल्ला बोला जा रहा था, ये किस प्रकार से तय कर सकते हैं कि इस प्रकार से महंगाई या इस प्रकार से किसानों की बात कर सकते हैं, किस प्रकार से मजदूरों की बात कर सकते हैं। अभी सूरजमुखी प्रदेश और देश के अंदर सबसे ज्यादा जिस प्रकार हमारे प्रदेश ने दिया, आज हरियाणा की डिबेट है, मैं इनके ऊपर ही कहूंगा, ये लोग 3800 रुपए देने के बाद भी हो हल्ला उतारते हैं और यहाँ लगभग 6000 रुपए देने के बाद भी ये कहते हैं कि बहुत कम दिया जा रहा है और अपने आप को सेटिस्फाई कहते हैं। अपने एक प्रारूप, एक इस प्रकार का ये रूपरेखा तय करें कि हमारी सरकार पंजाब में है, दिल्ली के अंदर है, आज हमसे तुलना करें। यदि हरियाणा के विषय में ही बात करूं, पेंशन में हम इनसे बहुत ऊपर हैं। मैं एक प्रतिक्रिया अर्जुन जी की लेकर, बैठक के बाद हमने जब विपक्ष की बैठक खत्म हुई थी तो जो विपक्ष के नेता बोल रहे थे उनके बयान भी सुनाए थे और अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मैं वो भी बयान सुनाऊंगा। लेकिन अर्जुन जी चंद लाइन में बहुत संक्षेप में कि आने वाला वक्त फिर से हरियाणा में बीजेपी की मजबूती और जेजेपी की मजबूती का है। नासिर जी देखिए, मजबूती की बात तो पिछली बार भी करते थे। अगर अकेले हरियाणा की बात करें हम, 2019 में भी तो कहा करते थे 75 पार, भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी 75 पार और जेजेपी कहा करती थी कि जमुना पार। तो तब ये हाल था, तब नहीं सरकार बने पड़ी। सरकार तब बना पाए जब जो दूसरे लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, जो खिलाफ बोलना करते थे, उनकी गोदी में जाकर के बैठ गए, तब जाकर के कहीं तो सरकार बनी, तब जाकर के कहीं ना कहीं सत्ता में आने का काम किया। सत्ता में तो पिछली बार भी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। ये तो कुछ लोग थे जो अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर करके दूसरी की गोदी में, जिसको उल्टा सीधा बोला करते थे, जिनको जमुना पार करने की बात किया करते थे, उनको वो लोग इनकी गोदी में जाकर के बैठ गए। और रही बात, अभी भाग सिंह दमदमा जी कह रहे थे कि मोदी जी ने ये सब लोगों की जुबान बंद होगी, कि ये पार्टी अलग अलग होगी। पार्टियां अलग अलग नहीं होंगी, पार्टी का विलय होगा। भारतीय जनता पार्टी में विलय होगा। अगर इस पर क्या भारतीय जनता पार्टी विलय करेगी, जेजेपी के साथ विलय होगा? जितने घोटाले इन्होंने किए हुए ना, जेजेपी ने सारे घोटालों पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ने के बाद फिर देखना विलय करेंगे। नासिर भाई, मैं इनका दुख समझ सकता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल का कहते हैं ना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, मेरे दुख की तो मैंने चलाने की जो लोग बात करते थे, आज बैठक तक का 75 पार किया करते थे, तो आप 75 पार बोला किया करते थे कि ना तो ये जो नया ये आप जमुना पार की बातें करते थे, आज कहाँ गए? सिर्फ ये जो ठगबंधन इसको बता रहे ना। आखिरी प्रतिक्रिया सर, आखिरी प्रतिक्रिया वीरेंद्र सिंह चौहान जी, बहुत संक्षेप में। आज इनका दुख बहुत के लिए गठबंधन है, आखिरी कहता हूँ, सिर्फ सत्ता के लालच के लिए गठबंधन हो रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। 2024 में और जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, ये इसी तरह चलेगा, चाहे अगले चुनाव भी आए, कोई भी आए। जिस प्रकार की ये दुखी हो रहे हैं कि विलय होकर खुशी हो जाएंगे, आज इनका दुख कहीं नहीं बुलाया गया, इनका दुख अभी समय आने वाला। सर एक मिनट, आप वक्त की कमी है जी, चौहान जी ना, तो जेल के अंदर बैठे हो। आखिरी प्रतिक्रिया सर। ऑडियो नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है? आप हेलो, चलिए, आपकी आवाज आ रही है चौहान जी? भाई आवाज जा रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। बहुत मुश्किल डगर हो चुकी है अब इस वक्त विपक्ष के मुताबिक बीजेपी के लिए। अगर आज आवाज जा रही है तो मैं बोलूं? बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। नासिर भाई, मजबूती से सरकार बनाएंगे अगली बार भी। केवल ढींगरा जी। नासिर जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। भाग सिंह दमदमा जी आ रही, आवाज आ रही है। क्या हाल है हरियाणा में? क्या हाल है हरियाणा प्रदेश में? हालात कंवर जी, उसका क्या हाल है? मैं जब तक पीएम मोदी बोल रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक के बाद बोल रहे, संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। इसके पूर्व वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के समय सामने आया कि कैसे बहुत कम समय में ही 40-42 करोड़ लोगों ने
गरीबी को परास्त किया है। आईएमएफ के मुताबिक एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अति गरीबी भी भारत में खत्म होने की कगार पर है। ये आईएमएफ का रिपोर्ट कह रही है। साथियों, यहां एनडीए के आप सभी साथी तो जमीन से जुड़े लोग हैं। आप देखिए, जब किसी गरीब को पक्का घर मिलता है तो ये सिर्फ एक छत की जरूरत पूरा नहीं करता, बल्कि ये उस परिवार को सुरक्षा कवच देता है, उसके सपनों को पंख देता है। जब गरीबों को बैंक लोन देने के लिए सरकार अपनी तरफ से गारंटी देती है, तब उनको एक साथी मिलता है, एक सहारा मिलता है। और ऐसे में प्रगति के लिए, तरक्की के लिए उनके प्रयास दोगुने हो जाते हैं। जब गरीब को हम मुफ्त इलाज का भरोसा देते हैं तो उससे एक परिवार ही नहीं बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि पहले जब गरीब परिवार में बीमारी आती थी तो उसके पास दो ही विकल्प होते थे, या तो अपनी आंखों के सामने अपनों को जीवन के लिए संघर्ष करते देखें, या फिर मकान, दुकान, खेत, खलिहान जो भी थोड़ा बहुत पास में हो उसे बेचें या गिरवी रखें। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब को गरीब रखने के इस कुचक्र को भी एनडीए सरकार की अनेक योजनाओं ने तोड़ दिया है। गांधी जी से लेकर बाबा साहब आंबेडकर और लोहिया जी तक सभी ने जिस सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की अवधारणा की थी, और मैं समझता हूं हम जो कर रहे हैं वो यही सच्चा सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। एनडीए सरकार ने वोट बैंक की राजनीति को विकासवाद की राजनीति में बदला है। ये एनडीए शासन ही है जिसमें छोटे किसानों, रेहड़ी पटरी, फुटपाथ वालों को पहली बार मदद मिल रही है। हमारे विश्वकर्मा साथियों को भी पहली बार ये विश्वास मिला है कि उनके लिए भी कोई सरकारी योजना बन सकती है। साथियों, गरीबी से भारत की इस लड़ाई का एक और पक्ष है। आप सब ये भी जानते हैं कि पहले हमारी माताओं बहनों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने का चलन कम ही था। वे एक प्रकार से घर के, समाज के आर्थिक फैसलों से कटी हुई थी। देश की आधी आबादी और परिवार को चलाने वाली ताकत का जब ये हाल हो तो गरीबी से पार पाना आसान कैसे हो सकता था। अब जब बहनों के नाम बैंक अकाउंट खुले, उनके नाम पर घरों की रजिस्ट्री हुई, उनके नाम पर ऋण मिलने लगे, तो एक नया सामर्थ्य समाज में पैदा हुआ। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बहनें हैं। स्टार्टअप इंडिया की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बेटियां हैं। जो देश में 9 करोड़ स्वयं सहायता समूह बने हैं, उनकी सबसे बड़ी लाभार्थी गांव में रहने वाली दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की बहनें हैं। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया था, एक आदिवासी गांव में गया था। वहां ये स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं। हमारा कारोबार इतना है कि आज हम लखपति बन गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियों, एनडीए सरकार ने महिलाओं के कल्याण को, उनकी तकलीफ कम करने को
सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जब घर में टॉयलेट बना तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला। जब नल से जल आया, गैस का सिलेंडर आया तो उनकी परेशानी कम हुई, उनके समय की बचत हुई। इस समय को वो अपने परिवार की आय बढ़ाने में उपयोग कर रही है। ये सिर्फ गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास नहीं है, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का रास्ता है जिसे एनडीए सशक्त कर रहा है। आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का सौभाग्य एनडीए को मिला है। साथियों, 9 साल में हमने केवल एक लक्ष्य के साथ काम किया है कि हम देशवासियों का, खासकर गरीब और वंचित का जीवन बेहतर बना सके। मैं चाहूंगा कि जो लोग 9 साल में एक लक्ष्य के साथ काम किया, अब नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि हमने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को गरीब रखने की जो कोशिश होती थी, सियासत होती थी, राजनीति होती थी, उसको खत्म किया है। एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री सभी दलों को संबोधित कर रहे हैं और बात की जाए अब तो उन्होंने फिर से विपक्षी एकता पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि हमने वोट बैंक की राजनीति को, एनडीए ने वोट बैंक की राजनीति को खत्म किया है। प्रतिक्रिया सिंह चौहान जी आपकी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं नासिर भाई, हमारे प्रतिपक्षी अपना अली बाबा चुन पाए या किसी को चुन लें या अली बाबा चुनने की लड़ाई में बिखर जाएं, इनके बिखरने या जुड़ने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस इंडिया की बात ये कर रहे हैं, जिस इंडिया का आज इन्होंने गठन किया है, उस इंडिया को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अच्छी तरह 19 के मुकाबले और अधिक ताकत के साथ एनडीए उभरेगा और इस इंडिया को, कांग्रेस वाले इंडिया को हराएगा बुरी तरह से। ये भारत विरोधी तत्व, भारतीयता विरोधी तत्व, हिंदुत्व के विरोधी तत्व, राम को काल्पनिक बताने वाले तत्व, ये जितनी चोट इनको 19 में पड़ी थी, 24 में उससे ज्यादा चोट खाएंगे। ढूंढे भी नहीं मिलेंगे आपको, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। केवल ढींगरा जी। जी देखिए, जिस तरीके से एनडीए, मोदी साहब को एनडीए की 9 साल के बाद याद आई है कि एनडीए भी कोई चीज थी, एनडीए भी कोई ग्रुप था, एनडीए भी कोई था उस समय, वो मोदी जी को 9 साल के बाद याद आया। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इनको अब समझ में आ चुका कि हम डूब रहे हैं, इसलिए एनडीए का नाम लो, मोदी का नाम मत लो। 9 साल मोदी का नाम रटते रहे, अब एनडीए याद आ गया और मोदी जी अभी इस सारी स्पीच में एनडीए एनडीए कर रहे हैं। और जहां तक खट्टर साहब को भी ये याद आया अभी कि जो अभी समझ आ चुकी है इनको भी कि हमारी सत्ता जा रही है, तो इसमें इनको भी ये याद आया कि अगर सत्ता ना आई तो चादर तान कर सो जाएंगे। ये बात खट्टर साहब कह रहे हैं अपने मुखबिंद से। तो ये लग रहा है कि खट्टर सरकार और मोदी सरकार जा रही है और कांग्रेस आ रही है। गिद्धों की कामना से कभी गांव नहीं मरा करते, गिद्ध हमेशा लाश चाहते हैं। इनकी कामना से आप गांव नहीं उजड़ेंगे कभी। आप लोगों ने गिद्धों की कामना से गांव नहीं मरा करते। लोमड़ी कह लिया, गिद्धों की कामना से
गिद्धों की कामना से, जितना मर्जी गिद्धों की कामना से गांव नहीं मरते, गिद्धों की कामना से गांव नहीं मर सकते, गिद्धों की कामना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सब जनता के बीच जा रहे हैं, जनता किस पर यकीन करेगी, किस पर विश्वास करेगी, फिर से एनडीए आएगी या फिर इंडिया आएगा जो गठबंधन नया बना है, और ये कितना कारगर साबित होगा आने वाला वक्त बताएगा। भाग सिंह दमदमा जी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, केवल ढींगरा जी, सुखवीर तंवर जी और अर्जुन सुडेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आप बने रहे खबर अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है।